हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एग्ज़ाम के आखिरी लम्हों में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू हम इसमें डिस्कस करने वाले दोस्तों, जो कि कुछ रह गए थे। तो आइए जल्दी से हम उन एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि किस पर आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें शिक्षण विधियों की या प्रविधियों की, तो जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को दोस्तों ज्ञान प्रदान करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण विधियां बोलते हैं। ठीक है ना। हमने क्या किया था, शिक्षण विधियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी उनका वर्गीकरण किया था। एक थी शिक्षक केंद्रित विधियां और दूसरी क्या थी दोस्तों, बाल केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित विधियां वो होती हैं जिसमें दोस्तों क्या होता है, शिक्षक को प्राथमिकता दी जाती है और बालक आपका क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन जो बाल केंद्रित विधियां होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, उसमें जो बालक है उसको प्रधानता दी जाती है। जैसे शिक्षक केंद्रित विधियां में दोस्तों क्या होती है कि आपके जो छात्र हैं वो सिर्फ निष्क्रिय श्रोता बनकर सुनते रहते हैं। ठीक, जैसे इसमें कौन कौन सी विधियां थी दोस्तों, व्याख्यान विधि थी, है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे, व्याख्यान सबसे प्राचीनतम विधियों में से एक है। पाठ्य पुस्तक विधि थी, ठीक है ना। और आपकी कहानी विधि, कथन विधि, ये आपकी दोस्तों कैसी विधियां हैं, शिक्षक केंद्रित है। इसके अलावा प्रदर्शनी विधि, ठीक है ना। हालांकि प्रदर्शनी विधि आज की आधुनिक विधियों में से एक है, लेकिन फिर भी ये आपकी क्या है दोस्तों, एक शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें सारा काम शिक्षक को ही करना होता है। ठीक, इसके अलावा देखिए जो बाल केंद्रित विधियां थी, वो कैसी विधियां थी, जिसमें आपके बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के शिक्षण किया जाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें कौन कौन सी आती है, प्रयोजना विधि, ठीक है ना। और ऐसी समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि, ठीक है ना, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। तो ऐसी कई सारी विधियां हमने दोस्तों अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी। ठीक है ना। जो आपकी व्याख्यान विधि थी वो उच्च कक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होती थी, इसको भी आपने ध्यान में रखना था। ठीक है ना। और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, उन्होंने भी व्याख्यान विधि के लिए कहा था कि बच्चों को आप कम से कम बताओ और उनको अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान से सीखना चाहिए। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा था। यानी उनका ये मानना था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहिए, स्वतः ज्ञान से सिखाना चाहिए, ना कि उनको लगातार व्याख्यान देते रहो। ठीक है ना। तो हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों समस्या समाधान विधि की, तो देखिए दोस्तों जो समस्या समाधान विधि है वो है सुकरात की वैज्ञानिक विधि पर आधारित। ठीक है ना। यानी कि दोस्तों इसमें विद्यार्थियों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा कर समस्या उत्पन्न करी जाती है, जिसके पश्चात दोस्तों वो क्या होते हैं, शिक्षक के निर्देशन में समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, समस्या समाधान विधि। ठीक है ना। इसके हमने सोपान भी दोस्तों आपको बताए थे, अगर आपको याद हो कि भाई पहले तो हम क्या करते हैं, समस्या का निर्माण व चयन करते हैं। ठीक है ना। पहले उसका निर्माण या चयन किया जाता है, उसके बाद हम समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक, इसके बाद समस्या से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, यानी कि जो डेटा है, उसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि उसका संकलन किया जाता है। फिर उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है आप बनाएंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद जो आपकी हाइपोथेसिस है उसकी जांच आप करेंगे, और फिर जितने भी आपके पास जो हाइपोथेसिस आई उसके विश्लेषण करके, यानी आपके पास जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके फिर आप क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये विधि, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अगर हम दोस्तों बाकी इस ऑप्शन के अगर हम दोस्तों बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस करें, तो इसमें अगर आप देखें तो जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर, तो दोस्तों अगर जो जॉन डीवी के व्यवहारवाद पे कौन आधारित है दोस्तों, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है ना, यानी कि प्रयोजना विधि। तो आप एक ही हम कह सकते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन में सारी विधियों को डिस्कस भी कर लेते हैं दोस्तों, कि आपके जो जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर जो आधारित ये विधि थी, कौन सी थी, जॉन आपकी प्रयोजना विधि थी। ठीक है ना। इसको आपके WH किलपैट्रिक थे, WH किलपैट्रिक, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इसको एक तरीके से प्रकाशित किया था। ठीक है ना। और इसके बाद जो J.A. स्टीवेंसन थे, इन्होंने इसको क्या किया था, पूर्ण किया था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसमें तीन लोग जुड़े हुए हैं। जॉन डीवी के व्यवहारवाद पे जो विधि है वो है प्रयोजना विधि, यानी कि प्रोजेक्ट विधि। WH किलपैट्रिक ने इस पे शोध पत्र निकाले थे, और J.A. स्टीवेंसन ने इनको पूरा किया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। स्टीवेंसन की एक परिभाषा भी है कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक वातावरण में
पूरा किया जाता है या पूर्ण किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जॉन डेवी के व्यवहारवाद पे जो मेथड है वो है प्रोजेक्ट मेथड, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों आर्मस्ट्रॉन्ग की खोज विधि, तो जो आर्मस्ट्रॉन्ग की खोज विधि है उसका नाम क्या है दोस्तों, वो है ह्यूरिस्टिक विधि, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि किसके द्वारा खोजी गई, तो ये थे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्को का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, खोज, यानी कि मैं खोजता हूँ। ठीक, तो इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कि जो विद्यार्थी है उसको एक खोजी के रूप में रखना। ठीक, तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दोस्तों इस विधि को का प्रतिपादन किया था, आपने इसको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कथन परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स, यानी कि दोस्तों जो शिक्षक के द्वारा अध्यापन के दौरान जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रयोग लिया जाता है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे कि सपोज करो हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम पुस्तक का प्रयोग करते हैं तो वो भी हमारी क्या है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री। तो हम बात करें दोस्तों परंपरागत शिक्षण सामग्री की। ठीक, अब परंपरागत शिक्षण सामग्री क्या है, जो दोस्तों प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक, तो ऐसी सामग्रियों का जब प्रयोग किया जाएगा जो प्राचीन काल से चली आ रही है तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन अब आप इसको देख सकते हैं कि ये जो दोस्तों जो शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, वैसे ये शिक्षण सहायक सामग्री ज़्यादातर क्या होती है, उपदेशात्मक होती हैं और निर्देशात्मक तथ्यों पर आधारित होती है। ज़्यादातर इसमें क्या होता है दोस्तों, उपदेश होते हैं और हम कह सकते हैं निर्देशात्मक तथ्यों पर आधारित, इसमें उपदेश और निर्देश इसमें ज़्यादा दिए जाते हैं। ठीक, और इसके बाद विषय के अध्याय और टॉपिक के बीच में क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म संकेंद्रण होता है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे दोस्तों जैसे व्याख्यात्मक और हो गया या बौद्धिक परक विचारों का अधिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो अगर आप दोस्तों जैसे अगर आप किसी शिक्षण सहायक सामग्री की मदद से अगर आप पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं या सिर्फ मानचित्र दिखा रहे हैं या पत्र पत्रिकाएं पढ़ा रहे हैं तो उससे होता है क्या है कि दोस्तों उसको आप प्रॉपरली व्याख्या नहीं कर पाते हैं। ठीक, या आप उसके बौद्धिक परक विचारों का दोस्तों उसमें बच्चों में विकास नहीं कर पाते, तो इसलिए अपने आप ये जो विषय के अध्याय और टॉपिक के बीच में सूक्ष्म संकेंद्रण हो जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों की जांच मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं, देखिए दोस्तों ये परंपरागत में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। और शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण बदलाव की ओर अधिक प्रगतिशील नहीं होती, तो सीधी सीधी बात है कि ये वर्तमान समय पर आपकी क्या कहते हैं, ये आधारित नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो शिक्षण जो बदलाव है इसकी ओर पे अधिक प्रगतिशील ये दोस्तों नहीं होती है। ठीक, मतलब यानी परंपरागत जो शिक्षण है वो चला आ रहा है, आप व्याख्यान विधि करते रहिए, आप कथन विधि करते रहिए। तो अगर आप सपोज करो मॉडल लेके आएंगे या सपोज करो कोई ऑडियो वीडियो अगर आप प्रोजेक्टर लेके आएंगे तो वो आपकी क्या आ जाती है दोस्तों, आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीविजन आपकी आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है, श्रव्य दृश्य सामग्री के दोस्तों अंतर्गत आती है, ऑडियो वीडियो सामग्री के अंदर। तो दोस्तों इसका आविष्कार जॉन लेकी बियर्ड यानी कि J.L. बियर्ड ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों 1925 में लंदन में, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये भी आपकी क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सामग्री है, इसको आप संप्रेषण की भी आप ऑडियो सामग्री भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो इसका आविष्कार दोस्तों किया गया था वो दोस्तों मार्कोनी के द्वारा किया था, गुलिएल्मो मार्कोनी, जो कि दोस्तों इसके आविष्कारक हैं। इन्होंने दिसंबर 1895 में इसका आविष्कार किया था, इटली के थे दोस्तों। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, इनको बेतार के तार का जन्मदाता भी बोला जाता है। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, यानी कि आपके साइंटिस्ट यानी भौतिक से यानी फिजिक्स से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 20 जुलाई 2020। तो दोस्तों 20 जुलाई 2020 को अधिनियम ये आपका लागू किया गया पूरे देश में, ठीक है ना। ये अधिनियम ने किसको किया दोस्तों प्रतिस्थापित, 1986 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, जो कि 24 दिसंबर 1986 में आया था,
ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 24 दिसंबर 1986 को और 15 अप्रैल 1987 को ये पूरे देश में लागू हो गया था, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019, तो 2019 वाले के दोस्तों आने के चांसेस रहेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की गई है दोस्तों, इसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। एक तो CCPA का गठन, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जो कि दोस्तों एक रेगुलेटरी बॉडी है उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित। जो शिकायत होगी दोस्तों वो कहाँ पर किया जाएगा, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण में किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपके इसके तीन इसके पार्ट हैं दोस्तों, कह सकते हैं कि उपभोक्ता निवारण कमीशन, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन यानी कि CDRC। तो CDRC के अंतर्गत दोस्तों 3 पार्ट है, एक तो है जिला वाला, एक है राज्य और एक आपका राष्ट्रीय। तो जिले में दोस्तों कितना होता है आपका 1 करोड़ तक का जो मामले हैं वो आपके दोस्तों कहाँ निपटारे जाएंगे, वो आपके जिला स्तर पे हो जाएंगे। फिर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के जो मामले हैं वो राज्य स्तर पे, ठीक है ना। और 10 करोड़ से जो ऊपर के मामले हैं वो आपके राष्ट्रीय स्तर पे निपटाए जाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, CDRC यानी कि उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, और जबकि CCPA इसका काम है दोस्तों इसको रेगुलेट करना, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है कि जो आपका ऑनलाइन जो आप सामान खरीदते हैं या E-कॉमर्स होता है, वहाँ पर भी इसमें जो आपका अनुचित व्यवहार है या व्यापार है उसका इसमें नियंत्रण किया गया है या नियमन उसके बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों इसके आने की संभावना इस एग्ज़ाम में रहेगी, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा जो आपका 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर को हमेशा हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन है। अभी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों कि यह जॉन डीवी के व्यवहारवाद पे आधारित है, ठीक है ना। और इसका जो विकास है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, WH किलपैट्रिक के द्वारा, ठीक है ना। और जो J.A. स्टीवेंसन थे उन्होंने इसको पूरा किया था। तो देखा जाए तो इसके जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो WH किलपैट्रिक ही कहलाएंगे। 1981 में दोस्तों इनके द्वारा प्रोजेक्ट मेथड एक तरीके से शुरू की गई जो कि जॉन डीवी के व्यवहारवाद पे आधारित थी, ठीक है ना। और बाद में J.A. स्टीवेंसन द्वारा इसको पूर्ण किया गया, यानी इनके शोध पत्रों को पूर्ण किया गया। तो एक्चुअली जिसके प्रवर्तक होंगे वो होंगे WH किलपैट्रिक 1981, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट मेथड है, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इजी है, निम्न में से दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत कौन से नहीं आता। दृश्य सहायक सामग्री दोस्तों वो होती है जिसमें बच्चे अपने दृश्य हम कह सकते हैं दृश्य यानी नेत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो दृश्य साधन का जिसमें प्रयोग किया जाता है वही आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है, ठीक है ना। इसी तरह से जब श्रव्य की बात आएगी तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा भाई, श्रव्य का यानी श्रव्य साधन का प्रयोग करेंगे, यानी कि अपने कानों का प्रयोग करेंगे। तो इस समय पे आप देख सकते हैं जादुई लालटेन ये भी आपके दृश्य है, मैग्नेटिक बोर्ड ये भी दृश्य है, फ्लैश कार्ड ये सब दिखाई देते हैं। जबकि लिंगवा फोन आपका किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, श्रव्य के अंतर्गत आता है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है, यानी ऑडियो वीडियो है। ऑडियो वीडियो का मतलब है दोस्तों जो दिखाई भी दे और साथ में सुनाई भी दे, जैसे कि आपका टेलीविजन होता है, ठीक। तो अगर आप बात करें तो जैसे ग्रामोफोन, फलानेल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड ये सारे के सारे दोस्तों आपके क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। जबकि वीडियो टेप आपका क्या होता है, एक श्रव्य दृश्य सामग्री है, क्योंकि इसमें आपको वीडियो भी दिखाई देती है प्लस इसमें आपको आवाज़ भी सुनाई देती है। क्योंकि हमने जैसे कि हम जानते हैं मनोविज्ञान पे कि भैया जो आप क्या करते हैं, जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं उसकी अपेक्षा जब आप देखते हैं उस चीज़ को तो आपको ज़्यादा समय तक वो चीज़ ध्यान में रहती है। तो अगर आप उसको देखेंगे भी और सुनेंगे भी तो वो अपेक्षाकृत ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है और वो जो ज्ञान होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्थायी रहता है, ठीक। तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। ग्रामोफोन आपका क्या है, एक तरीके की दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री है। इसके अलावा जो फलानेल बोर्ड है ये आपकी दोस्तों कैसी सामग्री है, दृश्य सामग्री है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो मैग्नेटिक बोर्ड है ये भी आपकी किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। फलानेल बोर्ड है, बोर्ड में आपका क्या होता है, कुछ कार्डबोर्ड से जैसे चित्र वित्र चिपका के इसको रखा जाता है, स्कूलों में होते हैं। तो फिलहाल आप इसको ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, संप्रेषण की कितनी विधियां हैं। संप्रेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। संप्रेषण की अगर हम बात करें तो संप्रेषण दोस्तों एक तरीके से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में भावनाओं, विचारों, तथ्यों का प्रदान
किया जाता है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं वो इस तरीके से अपने बीच में भावनाओं सूचनाओं का प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं कि सभी जो लोग हैं वो प्राप्त संदेशों को अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है ना। तो इसमें संप्रेषण में होता क्या है दोस्तों, एक होता है संदेश देने वाला, एक होता है संदेश ग्रहण करने वाला, ठीक है ना, और बीच में आपका क्या होता है माध्यम। तो आपका एक है दोस्तों संदेश देने वाला, एक होता है संदेश को ग्रहण करने वाला, और बीच में आपका क्या होता है दोस्तों माध्यम होता है, ठीक। अब ये बता रहा है कि भाई जो संप्रेषण है उसकी कितनी विधियां होती है। तो वैसे देखा जाए तो दोस्तों इसकी सिर्फ दो विधियां होती हैं, एक होती है शाब्दिक, एक होती है अशाब्दिक, ठीक है ना, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक दो विधियां होती हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। जैसे दोस्तों एक होता है शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक में आपकी क्या होगा दोस्तों, दो तरह के संप्रेषण आएंगे, एक आता है मौखिक और एक आता है लिखित, ठीक है ना। लेकिन जो अशाब्दिक होगा, अशाब्दिक में आपका क्या होगा, व्यवहारिक या हम कह सकते हैं सांकेतिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जैसा आप समझ लीजिए शाब्दिक में आपका क्या होगा, जैसे कि अगर आपकी कक्षा में अगर आप बोल रहे हैं या मौखिक बोल रहे हैं, तो यानी आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से शब्दों का आप संप्रेषण कर रहे हैं, ठीक है ना, भले ही आप मौखिक कर रहे हैं, ठीक। इसी तरह से शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत और क्या आएगा, जैसे सपोज करो आपको कोई, आप किसी को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आपका क्या एक तरीके से लिखित है, ठीक है ना। तो वो भी आपका क्या आएगा, आपका किसके अंतर्गत आएगा, शाब्दिक संप्रेषण क्या आएगा, लेकिन वो उसके अंतर्गत क्या होगा, लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर आप किसी को सपोज करो सिर्फ संकेतों से इशारा कर रहे हैं, या आप उसकी बात पर सिर्फ हामी भर रहे हैं, सर हिला रहे हैं, हाँ या ना कह रहे हैं, तो दोस्तों वो जो संप्रेषण आएगा वो आपका अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा, और उसमें आपका वो एक सांकेतिक संप्रेषण होगा। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब अगला बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का औपचारिक कारक नहीं है। देखिए दोस्तों औपचारिक कारक से तात्पर्य दोस्तों उन कारकों से होता है जिनका संबंध पाठ्यक्रम या हम कह सकते हैं विद्यालय या उसके वातावरण से दोस्तों डायरेक्ट रूप में होता है, ठीक है ना। तो कक्षा में जैसे छात्रों के अनुशासन पे सीधे सीधे इन कारकों का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे अगर आप पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम भी जो दोस्तों क्या करता है, छात्रों को अनुशासित बनाए रखता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक भी आपकी क्या करती है, छात्रों को अनुशासित करती है। इसी तरह से जैसे आपकी अध्यापन विधि है या शिक्षक के शील गुण हैं, कक्षा का भौतिक वातावरण है, उचित पुरस्कार और उचित दंड भी आपका क्या होता है, एक तरीके से छात्रों को क्या करता है दोस्तों, एक तरीके से क्या करता है, अनुशासित करता है। ये इसके बारे में तो स्किनर ने भी कहा था कि भैया कि अगर छात्रों को समय समय पर अगर वो अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके लिए क्या देना चाहिए, पुरस्कार, लेकिन अगर वो दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको उचित मात्रा में दंड भी देना चाहिए, जिससे छात्र हमेशा क्या रहते हैं दोस्तों, अनुशासित रहते हैं। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो अध्यापन विधि, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, और इस तरह से उचित पुरस्कार एवं उचित दंड, ये सबके सब दोस्तों किस में आते हैं, औपचारिक कारक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों अनौपचारिक कारक की, तो अनौपचारिक कारक के अंतर्गत वो कारक आते हैं जनरली दोस्तों जिसका संबंध शिक्षा से दोस्तों क्या होता है, परोक्ष रूप से होता है। परोक्ष रूप से का मतलब होता है इनडायरेक्टली होता है, ठीक है ना। तो हमने इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें जनरली क्या क्या आते हैं, जैसे आपका घरेलू वातावरण कैसा है, ठीक है ना, आपके परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, पास पड़ोसी के लोग कैसे हैं, आपके साथीगण कैसे हैं, ठीक। तो साथीगण वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपका अनुशासन के अनौपचारिक कारक के अंतर्गत आता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, हेनरी फ्रेयाल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन कितने तत्वों की प्रक्रिया है। दोस्तों अगर हम किसी भी देश का प्रशासन को कुशलता से विकास उस देश की दोस्तों शिक्षा व्यवस्था से होता है, ठीक है ना। और शिक्षा की व्यवस्था का अगर हम कुशल शैक्षिक प्रशासन पर दोस्तों वो क्या करती है, निर्भर करती है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी देश है अगर उसका प्रशासन चलना है या उसके प्रशासन की कुशलता का विकास है, वो उसकी देश की शिक्षा व्यवस्था से होता है। और देश की शिक्षा व्यवस्था कब चलेगी दोस्तों, जब क्या होगा, एक अच्छा शैक्षिक प्रशासन होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो शैक्षिक प्रशासन है वो आपके हेनरी फ्रेयाल के द्वारा इन्होंने माना कि ये 5 तत्वों की प्रक्रिया है। और 5 तत्व दोस्तों क्या क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे नियोजन यानी कि प्लानिंग, ठीक है, इसके बाद होता है संगठन, इसके बाद होता है आदेश, फिर इसके बाद समन्वय और नियंत्रण, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे क्या क्या है, प्लानिंग, इसके बाद संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लूथर गुलिक ने पोस्टगॉड फॉर्मूले से शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य प्रस्तुत किए थे, निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा नहीं है। आपको भी ध्यान में रखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, POSD पोस्टकॉर्व,
सी ना, CORV। तो पॉस्कॉर्व का जो फॉर्मूला है इसको भी आपने ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या बताया था, पॉस्कॉर्व फॉर्मूले से एक तरीके से शैक्षिक प्रशासन का एक व्यापक अर्थ बताया था। जो P होता है, P फॉर होता है दोस्तों प्लानिंग यानी कि नियोजन करना, O फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपका संगठन करना, S फॉर होता है सिलेक्शन या स्टाफिंग यानी कि नियुक्त करना, D फॉर होता है डायरेक्शन यानी कि निर्देश देना, और आपका C होता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना, और इसके बाद आपका आता है आर का मतलब होता है दोस्तों रिकॉर्ड यानी कि आलेख बनाना, और इसके बाद बी होता है बजट यानी कि बजट बनाना। ठीक है ना। तो अगर आप इसमें देखें तो क्या चीज नहीं आती है दोस्तों, तो इसमें देखिए दोस्तों नियंत्रण करना इसके अंतर्गत नहीं आता है, नियोजन आता है, संगठन आता है, आलेख बनाना आता है। ठीक है ना। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है दोस्तों, पॉस्कॉर्ड का जो फॉर्मूला है इसके अंतर्गत दोस्तों नियंत्रण करना नहीं आता है, और इसी से दोस्तों हमें शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों के बारे में भी पता लगता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शैक्षिक नियोजन में अंतर शैक्षिक विस्तार उपागम से क्या तात्पर्य। देखिए दोस्तों, हमने डिस्कस किया था शैक्षिक नियोजन यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग। तो एजुकेशनल प्लानिंग के दोस्तों उपागम थे, जैसे कि उसमें एक आपका एक अंतर शैक्षिक विस्तार उपागम भी था, इसके अलावा मानव संसाधन विकास उपागम, इसके अलावा सामाजिक मांग उपागम, ठीक है ना, प्राप्ति दर उपागम, और इसी तरह से लागत लाभ। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जो ये अंतर शैक्षिक विस्तार उपागम है दोस्तों, ये सैद्धांतिक रूप पे डिपेंड करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपके अंतर शैक्षिक विस्तार हैं उनके कार्य को सरल व सीधा बनाना इसका सीधा सीधा सा मतलब है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों हमारा क्या होता है कि भाई प्राथमिक शिक्षा, अगर हम कोई लक्ष्य बनाता है कि भाई प्राथमिक शिक्षा को हम प्राप्त करना चाहते हैं सार्वभौमिक रूप से, तो इसके हम क्या करेंगे, शैक्षिक नियोजन के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि कितने अध्यापकों की जरूरत होगी, कितने नए भवनों का निर्माण किया जाएगा, या कितनी पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन करना होगा जिससे कि इस लक्ष्यों को पूर्ति की जा सके। ठीक है ना, या इसकी पूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। तो सैद्धांतिक रूप से है तो इसको हम किसके अंतर्गत लाते हैं, अंतर शैक्षिक विस्तार उपागम के अंतर्गत लेके आते हैं। ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, कब मनाया जाता है दोस्तों, इसका ये बनाया जाता है दोस्तों 2 दिसंबर को। आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो आपका 2 दिसंबर को बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर के बारे में हम सभी जानते हैं दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, विद्युत मस्तिष्क की संज्ञा इसको दी जाती है। ठीक है ना। तो यह युक्ति क्या होती है दोस्तों, अब बहुत ही शुद्ध और तीव्र होती है। इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, आंकड़ों और सूचनाओं का भंडारण किया जाता है। ठीक है ना, और उनका विश्लेषण करके परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा। ठीक, इसके बारे में भी हमने अपनी वीडियो बनाई थी। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों अगर हम बात करें ब्लेस पास्कल की, तो दोस्तों ब्लेस का पास्कल ने 1642 में अपने पिता की गणना का काम आसान करने के लिए एक मशीनी गणक बनाया जाता है, जिसको हम शुरुआत में कैलकुलेटर ही बोलते थे दोस्तों, इसको पास्कल गणक बोला जाता है। ठीक है ना, पास्कल गणक कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि ये आपका जो कैलकुलेटर है उसका आविष्कार, वैसे देखिए दोस्तों आधुनिक कैलकुलेटर की बात नहीं करूंगा मैं, बस एक बात कर रहा हूँ पास्कल गणक की। ठीक है ना। तो उस समय पे जो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपने यानी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या बनाया था, एक मशीनी गणक बनाया था जिसे हम आज के समय पे पास्कल गणक बोलते हैं। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। बात करें एलन ट्यूरिंग की, तो इनको दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे न्यूमैन की, तो वॉन न्यूमैन आपके क्या थे दोस्तों, इन्होंने कंप्यूटर के कार्य हेतु द्विआधारित, जो हम कहते हैं ना द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी पद्धति का प्रयोग किया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है भूल भुलैया टेस्ट है। देखिए दोस्तों भूल भुलैया टेस्ट यानी इसको हम बोलते हैं पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एक तरीके से एक निष्पादन परीक्षण है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि इस काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हमने इसको मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत भी दोस्तों इसको पढ़ा था। तो होता क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। तो इसका हम कह सकते हैं ये एक उदाहरण है। तो इसमें आपका क्या होता है, कागज पेंसिल से भूल भुलैया परीक्षणों में का हम क्या कहते हैं प्रयोग करते हैं। होता क्या है कि जो पोर्टियस थे इन्होंने क्या किया था कि भाई 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए एक भूल भुलैया का निर्माण किया था,
जिसमें आपको क्या करना होता था कि भाई बिना पेन उठाए आपको एक डोर से दूसरे डोर में निकलना होता था, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो विद्यार्थी है आपने क्या होता है, एक व्यूथ के जो प्रवेश द्वार होते हैं उनसे निकलने तक का आपने क्या होता है, निशान बनाना होता है, ठीक है ना। तो इसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता, और जैसे अगर गलती करने पर क्या होता है, कागज को हटा लिया जाता है और फिर दूसरा कागज दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे पता भी लगता है कि हम कह सकते हैं कि जो बालक है उसका जो बुद्धि का स्तर है वो कितना है, ठीक है ना। और जैसे जो 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा उन्हीं की एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो टेस्ट की जो हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है। तो अगर वो सपोज करो, अगर माना वो फेल हो जाए एक टेस्ट में तो उनको ज़्यादा मौके दिए जाते हैं, ठीक। तो इससे उनके बुद्धि स्तर का पता लगता है। तो दोस्तों ये है कैसा, एक तरीके का व्यक्तिक है, यानी इसमें एक पर्टिकुलर लड़का या कोई भी लड़की है वो एक इस परीक्षण को देती है, और कैसा है, क्रियात्मक परीक्षण यानी करके होता है परीक्षण। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, भूल भुलैया टेस्ट कैसा है, व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व के का मनोविश्लेषणवादी विचार दिया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो फ्राइड थे दोस्तों, इन्होंने क्या किए थे, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी विचार दोस्तों इन्होंने दिए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने वैसे देखा जाए तो 3 मन की दशाएं बताई थी इन्होंने दोस्तों। एक बताई थी चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है ना। इसके अलावा भी दोस्तों इन्होंने व्यक्तित्व संरचना से भी इन्होंने बताया था, जैसे इड, ईगो और सुपर ईगो को भी इनके बारे में भी इन्होंने बताया था ना। जैसे इद होता है, फिर ईगो होता है, फिर परम अहम होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व का मतलब आपका क्या होता है, पर्सनैलिटी, ठीक है ना, जो कि आपका दोस्तों ये क्या है, अंग्रेजी के शब्द से बना है और लैटिन शब्द है परसोना। कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है किससे बना है, परसोना से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, नकाब, ठीक है ना। तो जो जैसे नकाब को कौन पहनते हैं दोस्तों, नायक नाटक करते समय पहनते हैं ना। तो ऐसी जो आपकी पर्सनैलिटी वो भी क्या होती है, आपका एक तरीके का क्या है दोस्तों, नकाब ही तो है ना। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखें तो दोस्तों व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, भारी, जो हम कह सकते हैं जो आपकी बाहरी वेशभूषा है या आप दिखावे के आधार पर आपको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, ठीक। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, व्यक्तित्व होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैस्लो के अनुसार दोस्तों मूल आवश्यकताएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। इसमें आपका क्या होता है दोस्तों, जो मानव आवश्यकताओं के जो सिद्धांत हैं इनके बारे में देखिए दोस्तों, 5 स्तर होते हैं, इस तरह का ट्राइंगल होता है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होती है दोस्तों, शारीरिक आवश्यकता होती है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सामाजिक आवश्यकता आती है इसके अंतर्गत, सम्मान की आवश्यकता होती है, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है ना। यानी कि शारीरिक आवश्यकता का मतलब यह है कि पहले आपको एक तरीके से खाने को मिल जाए, बस किसी भी तरीके से खाने और पीने को मिल जाए। फिर आपको सुरक्षा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे आपको मकान चाहिए, ठीक, और आपको कपड़े चाहिए, इस टाइप की चीज़ें, ठीक। और इसी तरीके से आपके पास क्या है कि फिर सामाजिक आवश्यकता होती है, भाई आपको समाज में भी रहना है, फिर समाज के बाद सम्मान भी चाहिए, और लास्ट में जब आप इतने सारे कर्म कर लेते हैं तो फिर आपको क्या होता है कि भाई आत्मसिद्धि भी चाहिए होती है ना। तो ये आपकी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, मैस्लो के अनुसार ये बांटी गई हैं। तो 5 प्रकार की होती है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि है सामाजिक प्रतिमान, यानी कि मूल्य आधारित शिक्षा पर दोस्तों ये आधारित है। तो हम बात करते हैं दोस्तों सामाजिक प्रतिमान, या हम सामाजिक मापदंड की बात करें दोस्तों, तो ये आपका क्या है दोस्तों, एक सामाजिक आदर्श नियम है जिनके आधार पर किसी भी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहराया जाता है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो जो सामाजिक दोस्तों ये प्रतिमान है, ये आपके व्यवहार से संबंधित होती है कि आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो उससे आपका जो व्यवहार है, अगर आप वो सामाजिक मानदंडों के आधार पर अगर आप व्यवहार कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, उचित या अनुचित ठहराया जाएगा। तो ये व्यवहार के नियम है कि आपको समाज में कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सामाजिक प्रतिमान, ठीक। इसके बाद मूल्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है, या मूल्य शिक्षा के उद्देश्य आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मानव विकास में सुधार, लोगों को मूल्य, महत्व और भूमिका की जानकारी देखना, जैविक अजैविक तत्वों को उनके पर्यावरण के संग अंतःक्रिया को जानना।
तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन ये सभी आएगा दोस्तों। जो मूल्य शिक्षा के उद्देश्य हैं दोस्तों वो मानव विकास में सुधार है, इसके अलावा लोगों को मूल्य, महत्व और भूमिका की जानकारी देना है, इसके अलावा जो जैविक अजैविक तत्वों को उनके पर्यावरण के संग अंतःक्रिया को भी जानना भी दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो यह हम कह सकते हैं जो आपके जैविक अजैविक तत्व है तथा जीवों तथा उनके पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया है उसको जानना भी इसके अंतर्गत आता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के विचारों के मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं, यानी कि जो गांधी जी ने मूल्य दिए थे उनमें से एक कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम गांधी जी के मूल्यों की बात करें तो इसके अंतर्गत को क्या आता है, सत्य आता है, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रजातांत्रिकता, सर्वधर्म समभाव, समानता, स्व अनुभूति, आत्मा की शुद्धता, स्व अनुशासन, स्वच्छता, दोस्तों ये सब के सब आते हैं। तो स्व अनुशासन, स्व अनुभूति, हम कह सकते हैं स्वच्छता, ये सभी दोस्तों गांधी जी के मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता, ठीक है ना, और प्रजातांत्रिकता, तो ये सब के सब इसके गांधी जी के मूल्य हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद अगला, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर तकनीकी के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर तकनीकी तो ये शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है दोस्तों। शैक्षिक तकनीकी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। ठीक। तो अगर हम शिक्षा तकनीकी की बात करें तो इसमें हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी आती है। ठीक। तो हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि शिक्षा प्रक्रिया या शिक्षण प्रशिक्षण में हमेशा मशीनों का प्रयोग होता है या मशीनों तथा माध्यमों का प्रयोग होता है। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों सॉफ्टवेयर तकनीकी में शिक्षण प्रशिक्षण तथा अनुदेशन में दोस्तों वैज्ञानिक अधिनियमों का प्रयोग होता है, ना कि व्यावहारिकता नहीं, सॉरी, वैज्ञानिक अधिनियमों का दोस्तों इसमें प्रयोग होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जबकि हार्डवेयर में हमेशा किसका होगा, मशीनों का प्रयोग होगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो है वैज्ञानिक अधिनियम। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर तकनीकी में अचल चित्र आपका किस हार्डवेयर उपकरण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें हार्डवेयर तकनीकी में अचल चित्र, तो दोस्तों ये आता है आपका प्रथम हार्डवेयर उपकरण में। आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। हार्डवेयर जो आपके होते हैं, यानी हार्डवेयर शिक्षा प्रौद्योगिकी जो उपकरण होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रथम हार्डवेयर उपकरण और दूसरे होते हैं आपके द्वितीय हार्डवेयर उपकरण। अब बात करते हैं प्रथम हार्डवेयर उपकरण की। तो इसमें हमेशा क्या होता है कि जो पाठ्य सामग्री है वो आपकी, इसकी जो आपको पाठ्य सामग्री है ना उसकी दृष्टि से संबंधित है, यानी कि वो चीज़ दिखाई देने से संबंधित है। जैसे कि आपके अचल चित्र होते हैं, अचल चित्र मतलब जो चलते नहीं है। ठीक। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, अचल चित्र में आपके जो चित्र चलते ही नहीं है तो इसमें कौन आएंगे, मानचित्र, रेखा चित्र, इनको दृश्य सामग्री के बोला जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, चित्र विस्तारक होता है जो चित्रों को बड़ा कर देता है। ठीक। और इसके अंतर्गत जो दूसरे आएंगे वो कौन सा आएंगे, चलचित्र। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो फिल्में हैं वो तैयार की जाएंगी और इसमें आपका क्या होगा, चलचित्र है तो इसमें वो चित्र क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ये आएंगे दोस्तों प्रथम हार्डवेयर उपकरण में, जो कि आपके दृश्य से संबंधित है। ठीक। जबकि द्वितीय जो आपके उपकरण है दोस्तों वो आते हैं संप्रेषण से संबंधित। इसका मतलब है कि जो आपकी पाठ्य वस्तु है उसका इसमें संप्रेषण होता है। इसमें पाठ्य वस्तु को दिखाया जाता है और इसमें इसको क्या होता है, संप्रेषित किया जाता है। तो इसमें कौन आता है, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ये सब आपका क्या है, संप्रेषण से संबंधित। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हार्डवेयर तकनीकी में जो अचल चित्र है वो आपका प्रथम हार्डवेयर उपकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक शिक्षण को स्मृति स्तर से आगे चिंतन और व्यवहारिक स्तर तक ले जाने में किस दक्षता के अभाव में असफल हो सकता है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ऐड किया है। दोस्तों एक अध्यापक है, अगर वो अपनी चिंतन, यानी हम कह सकते हैं जो भी उसको नॉलेज है, अगर उस नॉलेज को अगर दोस्तों वो संप्रेषण नहीं कर पा रहा, अगर उसको अच्छी तरीके से बच्चों तक नहीं पहुंचा रहा है, तो वो आपका क्या है कि जो बच्चे हैं उनमें जितनी भी जो दक्षता है, यानी हम उसमें कह सकते हैं कि उनको चिंतन और व्यवहारिक स्तर तक ले जाने की दक्षता
हम कह सकते हैं वो उसमें विकसित नहीं कर पाएगा। हम उनको ना सृजनात्मक बना पाएगा, ना ही जो उसके द्वारा जो दिया गया ज्ञान होगा वो प्रभावशाली होगा और स्थायी रहेगा। तो अगर हम बात करें संप्रेषण संबंधी दक्षता उसके अंतर्गत होनी चाहिए, उसको संप्रेषण करना बच्चों से आना चाहिए। ओके, तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि पर आधारित, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी मदद करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।